हे एवरीवन, ये चल रही बीटीएस गॉड्स की फ्लेम एम्पर सीरीज और ये है उसका एपिसोड नंबर 8। अगर अभी तक आपने पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो पहले जाके उसे देख लो, जिससे आप इस एपिसोड को और भी अच्छे से समझ पाओ। चलो समय को बर्बाद ना करते हुए कर लेते हैं पिछले एपिसोड का रिकैप। क्योंकि जियान असेसमेंट के दोनों स्टेप्स को कंप्लीट कर चुका था तो अब बचा रह जाता है आखिरी स्टेप। इसमें जियान को सोल टेम्परिंग करनी थी। सोल टेम्परिंग बेसिकली रिफाइन होने वाली मेडिसिन पिल और एल्केमिस्ट के बीच की सोल बैटल होती है। क्योंकि कोई भी एम्पर टीयर की पिल के पास इंसान उधर सोचने की एबिलिटी होती है। अगर एल्केमिस्ट उसे सच में एक पिल बनाना चाहता है तो उसे इस मेडिसिन पिल को सरेंडर करवाना होगा। और होता कुछ ऐसा ही है। जैसे ही पिल ट्रिबुलेशन खत्म हुई थी वो लाल रंग की मेडिसिन पिल कल्डन के अंदर कोलाहल मचाना शुरू कर देती है। ऐसा लगता है जैसे जियान के कंट्रोल से जल्द से जल्द बाहर जाना चाहती हो। लेकिन इतनी मेहनत और मशक्कत करने के बाद भी जियान ऐसा कैसे हो नहीं सकता था। इस वजह से कुछ ही समय में दोनों के बीच में एक घमासान युद्ध छिड़ जाता है, जहाँ पे जियान अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके ड्रैगन को बनाता है और उस मेडिसिन पिल की तरफ से आया था एक पाइथन। ये पाइथन बहुत ही पावरफुल होता है। जैसे ही फायर की शुरुआत होती है ये जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से बने ड्रैगन की बॉडी में छेद कर करके उसे छेदी लाल बना देता है। बस बात ऐसी होती है कि जियान को भी सोलर टैक्स के बारे में पता होता है। जैसे भी येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर का इस्तेमाल करता है एक पल के लिए वो सोल पाइथन वहीं पे थम जाता है। बस इतना ही समय जियान के ड्रैगन के लिए काफी था। उसके मुंह से एक टेरिफाइंग एनर्जी बाहर आती है। इस एनर्जी ने अगले पल में उस सोल पाइथन के पर कच्चे उड़ा दिए थे। और कुछ इस तरीके से जियान इस असेसमेंट टेस्ट को पास कर लेता है। जब जियान और चिंगयुआन अपने रेस्ट एरिया में वापस आए थे तो उनकी मुलाकात होती है यूएरू से। ये वही सिल्वरी बालों वाली लड़की थी। क्योंकि एक मैजिकल बीस्ट से फाइट में उसके फादर इंजर्ड हो गए होते हैं, उन्हें बस एक फायर स्पिरिट ही सही कर सकती है। इस वजह से वो जियान से हेल्प मांगने के लिए आई थी। पूरी सिचुएशन को समझने के बाद जियान एग्री भी कर देता है। जब जियान, यूरू और चिंगयुआन यू फैमिली जा रहे होते हैं तभी यूरू टकरा जाती है एक बंदे से और ये बंदा अपने पूरे ग्रुप के साथ आया था। जब वो पूरा ग्रुप चिंगयुआन और यूरू को देखता है तो इन सभी की ठग जग जाती है और ये सभी यूरू और चिंगयुआन को किडनैप करने का प्लान बनाते हैं। फिर जियान और उस ग्रुप लीडर के बीच में फाइट होती है। उस ग्रुप के लीडर की स्ट्रेंथ थी 3 स्टार 2D के पीक की। जब जियान उससे फाइट कर रहा होता है तो यूरू जियान को बताती है कि ब्रदर जियान, म्यू फैमिली की डिस्ट्रक्शन के पीछे यही इंसान है। और इसी समय पे गोल्डन ड्रैगन किंग की जियान के कान में आवाज आई थी। वो कहते हैं इसका ऑरा एलियन रेस का है, इसे संभालने में तुम्हें परेशानी हो सकती है। लेकिन जियान इसका जवाब शब्दों में नहीं देता, बल्कि वो इस्तेमाल करता है स्काईफाई 3 मिस्टीरियस चेंज, जिससे उसकी स्ट्रेंथ भी 3 स्टार 2D के पीक पे पहुंच जाती है। अब आगे क्या होने वाला है चलो हम उसके बारे में जानते हैं इस एपिसोड में। हालांकि जियान की स्ट्रेंथ के बढ़ने की वजह से वो ब्लैक रोड में जियान को लेकर थोड़ा कॉशियस हो गया था। लेकिन सिर्फ एक सीक्रेट मेथड का इस्तेमाल करके अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने से 2D लेवल के पावर हाउस के बीच का गैप कंप्लीट नहीं किया जा सकता। वो बंदा रिकवर होकर बोलता है लड़के तेरे पास बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। पहली वो तेरी फायर स्पिरिट और अभी तेरा अनयूजुअल सीक्रेट मेथड। मेरा तुझ में इंटरेस्ट अब और भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन सीक्रेट मेथड हमेशा एक्सटर्नल फोर्स ही रहेंगे, उससे तुम्हें रियल 3 स्टार 2D के पीक की स्ट्रेंथ नहीं मिलने वाली। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि पीक 3 स्टार 2D का एक्सपर्ट कितना पावरफुल होता है। वो बंदा जियान को डिस्ट्रेन की नजरों से देखते हुए बोलता है एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ के सामने कोई भी ट्रिक्स काम नहीं करती। तुम जिस चीज पे डिपेंड कर रहे हो चलो मैं उसे चूर चूर कर देता हूँ। इस बंदे को लगातार ब्लेवरिंग करते हुए देख जियान कहता तुम बहुत बकवास करते हो, क्योंकि सामने का ब्लैक रोड मैन म्यू फैमिली के डिस्ट्रक्शन का कारण है, उसे जाने नहीं दे सकता। उस बंदे की बॉडी में से बाहर आने वाला इविल ऑरा काफी एक बहुत ही बड़ी ड्रैगन का शेप लेने लगता है। ये ड्रैगन उस बंदे के ऊपर फ्लोट कर रहा था। यूरू और चिंगयुआन को इस एनर्जी ड्रैगन में से टेरिफाइंग फ्लक्चुएशन सेंस होती हैं। इस समय जियान की आंखें सामने के उस बंदे को देख रही होती हैं। किसी को पता नहीं चलता लेकिन उसके हाथ में भी कुछ तैयार हो रहा था। यूरू जियान से बोलती है जियान अगर चीजें सच में काम नहीं करती हैं तो हम पहले रिट्रीट करेंगे। यूरू को 2D लेवल के पावर हाउसेस के बारे में अच्छे से पता होता है। वो ऐसा जियान से सिर्फ इसलिए नहीं कह रही है क्योंकि उसे सिर्फ अपने फादर की जान बचानी थी, बल्कि उसे सच में जियान की चिंता हो रही होती है। वो मनी मन में कहती है ये सब मेरी वजह से हो रहा है, इसका पूरा ब्लेम मुझे ही जाना चाहिए। लगता है जियान को मालूम पड़ गया था कि यूरू भी क्या सोच रही है। वो कहता है क्योंकि हम इससे मिल ही गए हैं तो चलो पहले इस परेशानी को हल कर लिया जाए, और अगर आज मैं इससे नहीं भी मिलता तो कभी न कभी इसका सामना मुझे करना ही पड़ता। अब तक जियान को देख रही उस बंदे की आंखों में एक गहरी लालच की भावना आ चुकी होती है। वो एक ट्विस्टेड फेस के साथ बोलता है हाई लेवल की एल्केमिस्ट की सोल्स बहुत ही डिलीशियस होती है। भले ही कुछ समय पहले म्यू फैमिली के मेंबर्स की सोल्स का टेस्ट डिलीशियस हो, लेकिन तुम्हारी सोल मुझे और भी पसंद आने वाली है। ये सुन के जियान बोलता है तो तुम सच में म्यू फैमिली के मर्डरर हो। उस काले कपड़ों वाले बंदे को ऐसा लगता था जैसे विनिंग टिकट उसके हाथ में आ चुका हो। इस वजह से वो रिडिक्यूल भरे एक्सप्रेशन साथ बोलता है क्योंकि तुम सभी मरने ही वाले हो तो तुम्हें इसके बारे में बताने में कोई राज नहीं है। हाँ, म्यू फैमिली को डिस्ट्रॉय करने वाला मैं ही हूँ। म्यू फैमिली के हाथ में कुछ ऐसी चीज लग गई थी जिसे वो छू नहीं सकते। जियान भी कोल्ड स्माइल के साथ बोलता है ऐसी चीज जिसे म्यू फैमिली टच नहीं कर सकती। मैं सच में उस चीज के बारे में काफी ज्यादा क्यूरियस हो चुका हूँ, क्यों ना तुम उसे मुझे दे दो। वो बंदा जियान को मॉक करते हुए बोलता है हा लड़के, तू अपने आप को भी मुझसे बचा नहीं सकता, अब भी तेरे पास जो करने का टाइम है। ये सुन के जियान
जियान भी हंस के बोलता है, लगता है कुछ समय में अपने आप को प्रोटेक्ट ना कर पाने वाले तुम होगे। एक इशारे में गोल्डन डीमन पपेट को समन कर लिया गया था। पपेट को देख के बंदे के चेहरे पे भी एक सरप्राइज से भरा एक्सप्रेशन आ जाता है। वो कहता है एक पपेट जो कि 2 स्टार दूधी के बराबर हो, लड़के तेरे पास सच में खूब सारे ट्रेजर्स हैं। खैर इससे पहले वो और कुछ बोल पाता, गोल्डन डीमन पपेट का पंच उसके थोबड़े के सामने आ जाता है। अगले पल में उस ब्लैक रोड मैन का फिस्ट बूम आवाज के साथ गोल्डन डीमन पपेट के फिस्ट से जाके टकरा गया था। बस दोनों के एक्सचेंज में फर्क ये होता है कि उस ब्लैक रोड मैन को कई कदम पीछे लेने पड़े थे। वहीं पर अगर बात करिए गोल्डन डीमन पपेट की, तो वो अपनी जगह से बिल्कुल हिलता भी नहीं है। उस 9 करोड़ पिल लाइटनिंग को ऑब्जर्व करने के बाद भले ही जियान का डेमोनिक पपेट पूरी तरह से गोल्डन डीमन पपेट में इवॉल्व ना हुआ हो, तब भी उसकी फिजिकल बॉडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। उस ब्लैक रोड बंदे ने भी सोचा नहीं होता कि एक 2 स्टार दूधी से कंपेरेबल पपेट इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। वो कहता है सामा खन्ना, ये पपेट इतना अजीब क्यों है। वो ध्यान से देखने के बाद डिस्कवर करता है कि पपेट के पूरे शरीर के ऊपर बिजलियां कड़क रही हैं। वो पिछला सिंपल सा पंच एक्चुअली में थंडर की पावर को रखता था। शायद यही रीजन था जिसकी वजह से उसे कई कदम पीछे लेने पड़े। ऑल्दो शुरुआत में गोल्डन डीमन पपेट को उस बंदे के ऊपर एडवांटेज हासिल हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो बंदा अलर्ट मोड में एंटर हुआ था, जियान का गोल्डन डीमन पपेट धीरे धीरे करके डिसएडवांटेज में आने लगा था। पपेट का शरीर जो कि ओरिजिनली ब्रॉन्ज और गोल्डन था, इस समय उसमें काले रंग के कई होल्स हो चुके होते हैं। ऐसे मोटे मोटे डेंट्स को देख के जियान की हार्ट बीट्स भी तेज हो जाती हैं। गोल्डन डीमन पपेट और उस ब्लैक रोड मैन के बीच की फाइट लगातार चल रही थी। सिचुएशन को देख के ऐसा लगता है जैसे गोल्डन डीमन पपेट काफी जल्दी हारने वाला है। ऐसे सीन को देख के यूरू और चिंग युआन अपने होठों को बाइट कर रही होती है। इन्हें पता होता है कि जैसे गोल्डन डीमन पपेट हारेगा, अगली बारी जियान की होगी। खैर इससे पहले मामला और भी आगे बढ़ पाता। फाइनली जियान एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस को तैयार कर लेता है। इस समय उसके हाथ के ऊपर एक डेलिकेट सा फायर लोटस सस्पेंडेड था। इसमें से टेरिफाइंग पावर बाहर इरप्ट हो रही होती है। खैर एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस को कंप्लीट करने के बाद भी जियान इसे तुरंत ही लॉन्च नहीं करता। अभी वो बंदा गोल्डन डीमन पपेट से फाइट में उलझा हुआ है। जियान को पता होता है कि 2D लेवल के पावर हाउसेस खतरे को पहले से ही सेंस कर सकते हैं। इस वजह से जियान पहले एक सुपर अटैक को तैयार करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि जैसे ही सुपर अटैक सक्सीड होगा, उस बंदे को एक समय के लिए थमना होगा। बस यही एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस को लॉन्च करने का सबसे अच्छा समय है। और तो जियान को ये भरोसा होता है कि सिर्फ उसका एक अटैक ही इस पूरी बैटल को चेंज करने के लिए काफी है। जब वो बंदा गोल्डन डीमन पपेट से डील करने के लिए रेडी था, जियान येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर को लॉन्च कर देता है। इस सोलर अटैक की स्पीड बहुत ही फ्राइटनिंग होती है। एक भयानक से तूफान की तरह उस ब्लैक रोड मैन की बॉडी जाके टकरा जाता है। पफ पफ की आवाज के साथ हम उस बंदे को खून फेंकते हुए देखते हैं। बस जियान के लिए अफसोस की बात ये होती है कि वो बंदा एक जगह पे थमता नहीं है। ऐसे सीन को देख के जियान गुस्से में बोलता है, डैम इट, ये प्लान भी फेल हो गया। इस समय उस बंदे की उंगली में जो अंगूठी होती है वो क्रैक साउंड के साथ टूट गई थी। वो बंदा खांसते हुए बोलता है, क्या ही पावरफुल सोर्स फोर्स है। अच्छी बात है कि तुम एल्केमिस्ट के सोलर अटैक्स का सामना करने के लिए मैंने पहले से ही प्रिपरेशन करी है। जियान की येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर की मैक्सिमम पावर को उस बंदे की अंगूठी ने सामना किया था। इस वजह से उस ब्लैक रोड मैन को यार नुकसान नहीं पहुंचा। वो ब्लैक रोड मैन चिल्ला के बोलता, क्या हुआ, अब तुम हताश महसूस कर रहे हो, तो फिर मौत का सामना करो। अभी तक उसके सर का जो इल्यूजरी ड्रैगन था वो भी सॉलिड सा हो चुका होता है। वो जियान की तरफ देख के तेजी से रोर करता है। जैसे उस ड्रैगन की मुंह से रोर की आवाज बाहर आई थी, ये अपने साथ एक सोनिक अटैक को लेके आगे बढ़ती है। दूर से इस अटैक के पीछे की पावर को सेंस करके जियान के रोंगटे खड़े हो रहे थे। वो तुरंत ही अपने फायर लोटस को उठा के ड्रैगन ब्रेथ की तरफ लॉन्च कर देता है। जियान का एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस जस्ट आगे बढ़ाई होता है, तभी न जाने क्यों वो ब्लैक रोड में एकदम चिल्लाने लगता है। ऐसे सिम्टम्स को देख के जियान समझ गया था कि इसके पीछे एक सोलर अटैक है। तुरंत ही उसका ध्यान जाता है चिंग युआन के ऊपर। इस समय चिंग युआन ने एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करके उस बंदे के ऊपर सोलर अटैक लॉन्च कर दिया होता है। सरप्राइजिंग बात यह होती है कि जो सोलर अटैक चिंग युआन ने लॉन्च किया होता है, उसकी पावर जियान की येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर से भी ज्यादा खतरनाक थी। जियान मन ही मन में कहता है चिंग युआन के पास क्या सीक्रेट्स हैं। खैर भले ही उसके दिमाग में चाहे कितने भी सवाल आ रहे हो, अभी उसकी परेशानियां खत्म नहीं हुई हैं। वो इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दे सकता। उसके हाथ का फायर लोटस जो कि आगे की तरफ रुक गया होता है, हम उसे तेजी से ब्लैक रोड मैन की तरफ शूट होते हुए देखते हैं, क्योंकि चिंग युआन के सोलर अटैक की वजह से वो बंदा एक पल के लिए उस जगह पे जम गया होता है। उसका वो एनर्जी ड्रैगन भी तुरंत ही गायब हो जाता है। जियान के एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस की स्पीड बहुत फ्राइटनिंग थी। वो बंदा इससे पहले रिकवर ही हो पाता, बूम बूम की आवाज के साथ उस ब्लैक रोड मैन की चारों तरफ का एरिया एकदम काला हो जाता है। एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस की टेरिफाइंग फोर्स ने उस एरिया को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। जियान की हेवल फ्लेम्स की टेरिफाइंग हीट की वजह से उस बंदे के सारे फॉलोवर्स एवेपोरेट हो जाते हैं। ऐसे सीन को देख के लिटरली यूरो चिंग युआन को एक प्रोटेक्टिव शील्ड से ढक लेता है, जो कि इस समय बेहोश हो चुकी होती हैं। अभी जियान तेजी से हाँफ रहा था। उसकी आंखें देखती हैं उस जगह को जहाँ पे कुछ समय पहले एक्सप्लोजन हुआ है। जियान कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी जान नहीं गई होगी, क्योंकि मैं उस मौके को चिंग युआन को देना चाहता हूँ। अगर एंग्री बुद्धा लोटस की बात करिए तो शुरुआत से जियान का एक ट्रम्प कार्ड रहा है। दुखी कॉन्टिनेंट में जियान ने फ्लेम मंत्रा की पावर का इस्तेमाल करके दो फ्लेम्स को मर्ज करके इस टेक्निक की शुरुआत करी थी। जब से जियान को तोचे एंशिएंट गॉड के इनहेरिटेंस मिली थी, वो खुद एक एम्परर फ्लेम बन चुका है। इस वजह से उसके लिए फ्लेम
फ्लेम्स को मर्ज करना और भी स्मूथ हो गया था। हालांकि उसके मास्टर तोशा एंशिएंट गॉड की फ्लेम रिंग में भी कई सारी 2 टेक्निक्स मौजूद होंगी, लेकिन इस 2D कॉन्टिनेंट में आने के बाद जियान को उस रिंग को ध्यान से स्टडी करने का मौका नहीं मिला है। खासकर जब बात करिए इतने स्ट्रॉन्ग अपोनेंट की, तो ऐसी बहुत कम टेक्निक्स होती हैं जो कि इस बंदे की जान ले सके। जब वो फायरस्टॉर्म उस जगह से गायब हुआ था, उस बंदे की जगह पे एक बहुत ही बड़ा ब्लैक होल बन गया होता है। कुछ समय के बाद हम वहाँ से कुछ धुएं को बाहर आते हुए देखते हैं। फिर उस ह्यूज टनल में दिखाई दिया था एक फिगर जिसकी भी हालत बहुत ही खराब हो चुकी होती है। ओरिजिनली वो बंदा जियान को चींटी की तरह समझ रहा होता है। उससे ऐसा लगता था कि भले ही जियान ने सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया हो, तब भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन अनएक्सपेक्टेड बात है कि जिसे वो चींटी समझ रहा होता है, वो एक्चुअल में एक ड्रैगन निकला है। इस समय उस बंदे का चेहरा टेरर से भरा हुआ था। जब जियान स्पेशल टनल के बीचों बीच में उस बंदे को देखता है, तो वो पाता है कि उस बंदे को बस एक हाथ और पैर का नुकसान हुआ है। हमें पता होना चाहिए कि जियान ने जिस अटैक का यूज किया होता है, उसमें 6 तरह की हेल्प फ्लेम्स मिली हुई थी, और तो इस बंदे के अटैक से कांटेक्ट में आने से पहले उसे चिंग युआन के सोलो अटैक का सामना करना पड़ा था। सोलो अटैक से बचने के लिए जिस चीज की उसने तैयारी करी होती है, वो जियान के येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर की वजह से टूट गई होती है। उस काले कपड़ों वाले बंदे के हाथ और पैरों से लगातार काले रंग का खून बाहर आता रहता है। इसमें से एक बहुत ही घटिया स्मेल फैलती है। इस समय उस बंदे की विशेष आंखें जियान को घूर रही होती हैं। वो चिल्ला के बोलता, लिटिल बैस्टर्ड, तेरी वजह से मेरी ऐसी हालत हो गई है, आज तुझे मुझसे कोई बचा नहीं पाएगा। इस बंदे के चेहरे की फिरोशियस एक्सप्रेशन को देख के अभी जियान ने सबकॉन्शियसली लगभग इसके ऊपर अटैक लॉन्च ही कर दिया होता, क्योंकि भले ही काले कपड़ों वाला बंदा खतरनाक तरीके से चोटिल हो चुका हो, अब इसके शरीर के चारों तरफ का इविल ऑरा और भी डेंस हो चुका होता है। जियान के कई सालों की कॉम्बैट एक्सपीरियंस की वजह से वो समझ जाता है कि अभी ब्लैक क्लोथमैन अपने ट्रम्प कार्ड को यूज करने वाला है। उस बंदे का जो एक बचा हुआ हाथ होता है, उससे एक काले रंग की पुड़िया को बाहर निकालता है। फिर वो चिल्ला के बोलता है, ऑल डेड सोल्स, मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो। जैसे उसके मुंह से शब्द बाहर आए थे, हम उस काले रंग के बैग में से कुछ सोल बॉडीज को बाहर आते हुए देख सकते हैं। ये सभी आसमान की तरफ चली गई थी। ऐसा करने का तो बंदा चिल्ला के बोलता है, डार्कनेस डिसेंड्स। तुरंत ही उस बंदे के घायल शरीर में आग लग जाती है। इस ब्लैक क्लोथमैन की एक्शन से जियान को खतरनाक डेंजर सेंस होता है। चारों तरफ से इकट्ठी हो रही इस डिमोनिक एनर्जी की वजह से जियान का वो तैयार हो चुका अटैक भी रुक जाता है। उस ब्लैक क्लोथमैन के चारों तरफ कई डार्क और इविल और घूमने लगते हैं। इन सभी ने आसमान में जाके एक बहुत ही बड़े फिगर को बना लिया होता है। अगर उस ह्यूज फिगर के सर को छोड़ दिया जाए, जहाँ पे उस ब्लैक क्लोथमैन का चेहरा दिखाई दे रहा होता है, तो फिर उस बड़े से फिगर की पूरी बॉडी अनगिनत इंसानी सरों से बनी होती है। लगता है अभी सिचुएशन जियान की अंडरस्टैंडिंग से बाहर जा चुकी है। वो तुरंत ही अपने मास्टर जिनलोंग से पूछता है, डैम इट मास्टर, अब हमें क्या करना चाहिए। जब जियान की अंगूठी के अंदर बैठे जिनलोंग ऐसे सीन को देखते हैं, वो भी सरप्राइज हो गए थे। वो कहते हैं एक्चुअली में कॉर्प्स ड्रीवन फैमिली की कॉर्प्स कंट्रोल टेक्निक है। लेकिन कुछ समय बाद गोल्डन ड्रैगन किंग हंस के बोलते हैं, ठीक है, तुम इसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो। क्या तुम्हें जमीन पे उस ब्लैक क्लोथमैन की शैडो दिखाई दे रही है? उसका मतलब ये है कि वो सारी सोल्स अभी तक उससे जुड़ी नहीं है, क्योंकि कॉर्प्स डीमन फैमिली सोल्स के कलेक्शन और कॉर्प्स पपेट को कंट्रोल करने फोकस करती है। ये तुम्हारे लिए एक फायदेमंद चीज है। जियान को गोल्डन ड्रैगन किंग की स्ट्रेंथ के बारे में कुछ खास पता नहीं होता। वो एक चिंता से भरी आवाज में बोलता है, मास्टर क्यों ना हम इन सोल्स को बचा लें, इससे वो अटैक भी रुक जाएगा। जिनलोंग जियान से बोलते हैं, इन सभी को सेव करना इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ उसके हिसाब से इन मैक्सिमम सोल्स को उस डिमोनिक एनर्जी ने एरोड कर दिया है। अब इनके पास ज्यादा सोचने की क्षमता बची नहीं होगी। इन सोल बॉडीज को पहले ही पता होगा कि चाहे कितना भी स्ट्रगल कर लें, इनके एफर्ट्स वेस्ट ही होने वाले हैं। लेकिन अगर तुम इनका अच्छे से इस्तेमाल करते हो, तो ये तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट होगा। गोल्डन ड्रैगन किंग जिनलोंग एक कॉन्फिडेंस से भरी टोन में बोलते हैं, ज्यादा तक बात रही मेरी स्ट्रेंथ की, तुम उसके बारे में चिंता मत करो। जब मैं अपने पीक पे था, तो ऐसे अपोनेंट मेरे सामने चिट्टी के बराबर भी नहीं थे। अब भले ही मेरी कंडीशन ऐसी हो चुकी हो, तब भी हमें से डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हालांकि गोल्डन ड्रैगन किंग खुद एक एल्केमिस्ट नहीं होते, लेकिन सोल्स के बारे में उनकी जानकारी किसी से कम नहीं है। हालांकि सोल्स का इस्तेमाल करके अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना ये भी एक निर्दयी काम है, लेकिन ऐसा करने से कम ये सोल्स उन एलियन रेसेस के द्वारा इस्तेमाल नहीं करी जाएंगी। ये जियान की स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही अच्छा होगा। आखिरकार जियान जितने ज्यादा पावरफुल होता है, ग्रेट 1000 वर्ल्ड्स के डीमन रेस से जीतने की चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। जिनलोंग की पूरी एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद जियान की नजरें फिर से आसमान की तरफ जाती हैं। वो देखता है कि जैसे जैसे और भी सोल्स नीचे आ रही हैं, वो काले रंग का फिगर और भी पावरफुल होता जा रहा है। जियान कहता है, सोल्स को कलेक्ट करना, हाँ, ये दुखी कॉन्टिनेंट के हन क्लैन की तरह है। हालांकि इनका पर्पस अलग हो सकता है, लेकिन इंसानों के बीच में कत्लेआम करके इस तरह की सोल्स को कलेक्ट करना, ये मेथड हन क्लैन से मेल खाता है। आसमान में वीक और स्ट्रॉन्ग हर तरह की सोल्स होती हैं, लेकिन अंत में जाके इन सभी को उस ब्लैक शैडो से मर्ज ही होना पड़ता है। जियान को इन सभी सोल बॉडीज की आंखों में एक उम्मीद की तलाश नजर आती है। लगता है ये सभी सोल बॉडीज चाहती है कोई इन्हें फ्री कर दे। आखिरकार ये सभी इस दुनिया से है, चाहे भले इन्हें मरना पड़े, तब भी नहीं चाहते कि एलियन रेस उनका इस्तेमाल करे। जब आखिरी सोल बॉडी आसमान की शैडो से जाकर मर्ज होती है, हम अचानक से उस शैडो में से एक मॉन्स्टर इविल ऑरिक को रिलीज होते हुए देखते हैं। इसकी वजह से पूरा स्पेस एकदम ट्रेम्बल होने लगा था। ऐसी फ्राइटनिंग पावर को देख एक समय के लिए जियान भी शांत हो गया था। थोड़ी दूरी पर यूरियो ने जस्ट अभी अपनी
आंखें खोली होती हैं, लेकिन जब वो आसमान में उस जायंटिक फिगर को देखती है उसके चेहरे से सारे रंग उड़ जाते हैं। उसका पूरा शरीर कांपने लगा था। वो एक ट्रेम्बलिंग आवाज में बोलती है कि आज मैं सच में मरने वाली हूँ। यूरू के बगल में चिंगुआन लेटी हुई होती है। उस ब्लैक क्लोथ मैन के ऊपर सोलर अटैक को लॉन्च करने के लिए चिंगयुआन ने अपनी सारी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर दिया था। इस वजह से वो बेहोश हो गई होती है। इस समय लिटरली इन दोनों को गार्ड कर रहा था। खैर इससे पहले यूरू और ज्यादा परेशान हो पाती। जियान कहता है लिटरली तुम यूरू और चिंगयुआन का ध्यान रखो, ट्रस्ट मी मैं यहाँ पे चीजों को संभाल लूंगा। शाओई और जियान के बीच में पहले से मेंटल कनेक्शन होता है। इस वजह से जियान का प्लान लिटरली से छिपा नहीं होता। लिटरली तुरंत एक इशारा करता है। यूरू और चिंगयुआन को तुरंत ही पीछे खींच लिया जाता है। लिटरली बोलता है सिस्टर यूरू तुम ज्यादा चिंता मत करो, हमें मास्टर पे भरोसा करना होगा। ये सुन के यूरू के मन का डर थोड़ा सा कम हो जाता है। इस समय उसकी आंखें देख रही होती हैं जियान की पीठ को। सीन जियान की तरफ शिफ्ट होता है जब आसमान की वो शेडो पूरी तरह से फॉर्म हो जाती है। जियान जिनलोंग से पूछता है मास्टर अब ये शेडो पूरी फॉर्म हो गई है, हमें आगे क्या करना है। आसमान के उस ह्यूज फिगर को कुछ समय तक देखने के बाद गोल्डन ड्रैगन किंग जियान को समझाते हैं कॉर्प्स डिमन फैमिली के कॉर्प्स कंट्रोल मेथड से कंट्रोल करे जाने पपेट के सर के ऊपर एक डॉट होता है और लोग इसके बारे में पता नहीं लगा पाते, लेकिन ये चीज कॉर्प्स पपेट की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। भले कॉर्प्स डिमन फैमिली अपनी कॉर्प्स कंट्रोल को बहुत ही परफेक्ट समझती हो, लेकिन मैं उनसे कई बार डील कर चुका हूँ। इस वजह से मुझे इस कमजोरी के बारे में अच्छे से मालूम है। ये कॉर्प्स कंट्रोल मेथड ओरिजिनली एक मैजिक सर्कल होता है और इसके बीचों बीच में जो डॉट होता है वहाँ पे सारी सोर्स मर्ज हो रही होती है। ये सुन के जियान भी अपनी पूरी स्पेशल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करता है, लेकिन फुल एफर्ट को लगा देने के बाद भी उसे वो सो कॉल्ड फॉर्मेशन आई दिखाई नहीं देती। ये देख के जिनलोंग कहते हैं लगता है वो फॉर्मेशन आई छिप गई है। अगर हम उस फॉर्मेशन को दोबारा से अपीयर करवाना चाहते हैं तो इसके ऊपर एक एक्यूरेट अटैक करना होगा। जैसे ही जियान को ये बात मालूम पड़ती है वो अपने आप को हेवली फ्लेम से सराउंड करके उस इविल गोस्ट के ऊपर हमला कर देता है। हालांकि इस फैंटम के आसपास का ऑरा उस काले कपड़ों वाले बनने से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, तब इस फैंटम के पास कुछ भी सोचने की क्षमता नहीं होती। जियान को अच्छे से पता होता है कि ये बस एक किलिंग मशीन है। इस वजह से जियान का कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। इस समय उस फैंटम के आसपास की इविल ऑरा की वजह से नीचे की घास भी पीली होकर सड़ चुकी होती है। इस बड़ी सी शेडो को अपने करीब आते हुए देख जियान हैंड सीरीज को चेंज करके बोलता है ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम। तुरंत ही जियान के पीछे के स्पेस को चीर के एक बड़ा पाम प्रिंट आगे आया था। इसे हेवली फ्लेम सराउंड कर रही होती है। हम इसे तुरंत ही फैंटम की तरफ आगे बढ़ते हुए देखते हैं। वो बंदा जो कि इस बड़े से फैंटम को कंट्रोल कर रहा होता है जियान के अटैक को देख के वो अपने हाथ को वेव कर देता है और साथ में हाथ घुमाया था उस बड़े से फैंटम ने। एक पफ की आवाज के साथ जियान का पाम अटैक वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। बस बात ऐसी होती है कि उस पाम अटैक की हेवली फ्लेम्स उस फैंटम के हाथ को छोड़ने का नाम नहीं लेती। जियान इस अटैक को लॉन्च करते समय इस फैंटम को जानबूझ के हमला करने का मौका देता है। वैसे जियान को पता होता है कि भले ही उसकी 10 क्लास की 2 टेक्निक ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम इस फैंटम को कुछ खास नुकसान न पहुंचा पाए, जिसकी पावर एक 4 स्टार 2D के बराबर पहुंच चुकी है, लेकिन जियान ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस फैंटम की रिएक्शन स्पीड इतनी टेरिफाइंग होगी। जियान के हमले ने उस फैंटम के ध्यान को आकर्षित कर लिया होता है। इस वजह से बिना स्टेशन के उसका क्लॉ अटैक जियान की तरफ आगे बढ़ गया था, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली जियान की हेवली फ्लेम जो कि इस फैंटम के हाथ से लिपटी हुई होती है वो इस समय एकदम खतरनाक तेजी से जलना शुरू हो जाती है। ऐसी वायलेंट बर्निंग की वजह से वो फैंटम तेजी से चिल्लाता है। भले ही जियान की हेवली फ्लेम उसे चाहे कितना भी नुकसान पहुंचा रही हो, उस फैंटम के पास इसे छुटकारा पाने का कोई तरीका नहीं होता। तुरंत ही उसकी फियर्स आंखें जियान के ऊपर टिकती हैं। ऐसा लगता है जैसे वो जियान को जिंदा निकलना चाहता हो। सीन वापस शिफ्ट हुआ था जियान की तरफ। बात कुछ ऐसी होती है कि जिनलोंग ने जियान से बोला होता है कि वो सीक्रेटली अपनी हेवली फ्लेम को उस फैंटम के हाथ से लिपटा दे। इस वजह से इस काम को खत्म करने के बाद जियान पूछता है मास्टर फ्लेम उस गोस्ट के हैंड से ऑलरेडी अटैच हो चुकी है, अब हमें आगे क्या करना है। ये सुन के जिनलोंग जियान से बोलते हैं तुम आगे के मामले को मेरे ऊपर छोड़ दो। भले तुम्हारी हेवली फ्लेम एक होली फ्लेम ना हो, तब भी दोनों के बीच में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। जैसे मैं तुम्हारी हेवली फ्लेम को देख पा रहा हूँ, ये होली फ्लेम की तरह इन इविल क्रीचर्स के लिए काल के समान है, मतलब रेस्ट्रेन करती है। यहाँ तक बोलते बोलते जिनलोंग की आवाज काफी सीरियस हो गई थी। वो कहते हैं जियान कुछ समय के लिए तुम अपने शरीर का कंट्रोल मुझे दे दो। जियान तुरंत ही गोल्डन रैंकिंग की बात को समझ जाता है। ऑलमोस्ट इंस्टेंटली जियान की बॉडी गोल्डन ड्रैगन किंग जिनलोंग के कंट्रोल में आ जाती है। अभी जियान की आवाज भी एकदम बदल चुकी होती है। जिनलोंग जो कि जियान की बॉडी को कंट्रोल कर रहे होते हैं, वो सामने के फैंटम को देख के बोलते हैं मुझे कॉर्प्स डिमन क्लैन से मिले कई साल हो चुके हैं, चलो मैं देखता हूँ कि तुम पिछले सालों में कितना इम्प्रूव कर पाए हो। अभी जो ऑरा जियान के शरीर से बाहर आ रहा होता है, उसके सामने वो फैंटम बिल्कुल किसी बच्चे की तरह था। ये ऑरा एक एंशिएंट प्राइमोर्डियल बीस्ट की तरह होता है। ये ऑरा इतना ज्यादा इंटेंस था कि इसकी वजह से यूरू फिर
से बेहोश हो जाती है। अच्छी बात है लेडली उसका ध्यान रख रहा होता है। गोल्डन ड्रैगन किंग जिनलोंग सामने की फैंटम की तरफ दहाड़ के बोलते हैं, तुम सभी ओरिजिनली इस दुनिया के स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स थे। अनफॉर्चुनेटली तुम्हारी जान इस इविल रेस के हाथों से चली गई। क्या अब तुम इस इविल रेस के द्वारा इस्तेमाल करे जाने के लिए तैयार हो? तुम्हें अच्छे से पता होगा कि इन बाहरी एलियन रेसेस की वजह से हमारी इस दुनिया को कितना नुकसान हुआ है। क्या तुम सभी अभी इनकी हेल्प करने वाले हो? क्या तुम जैसे एक्सपर्ट्स की डिग्निटी तुम ऐसा करने के लिए अलाउ करती है? यहाँ तक बोलते बोलते जिनलोंग का ऑरा और भी स्ट्रॉन्ग होता जाता है। वैसे वो फैंटम ओरिजिनली सोल बॉडी से बना होता है। जब जियान के मुंह से शब्द बाहर आते हैं ऐसा लगता है जैसे उसके और इन सोल्स के बीच में एक रेजोनेंस बन गया हो। जियान की इस दहाड़ में बहुत सारी सोल पावर छिपी थी। ये डायरेक्टली उस हर एक सोल बॉडी तक पहुंच जाती है जैसे कॉर्प्स डीमन फैमिली ने बंदी बना के रखा था। इन सोल बॉडीज के बीच में जो आखिरी सोचने की क्षमता रह गई थी, जियान के शब्द उसे जगह देते हैं। कई सोल बॉडीज चिल्ला के बोलती है हम इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वो फैंटम जिसने इन सभी सोल बॉडीज को अपने अंदर इस तरीके से बांध के रखा होता है, अब उसकी पकड़ भी ढीली हो गई होती है। सारे सोल बॉडीज खतरनाक तरीके से रेस्ट करती है। तुरंत ही हम उस ह्यूज फैंटम की फिगर में से एक एक सोल बॉडी को बाहर आती हुई देखते हैं। ऐसे सीन को देख के फैंटम भी समझ जाता है ये चीजें वह आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली हैं। इस वजह से वो भी तुरंत ही रोर करता है। एक इविल पावर फिर से इन सभी सोल बॉडीज को अंदर खींच लेती है, लेकिन फैंटम जितनी सोल बॉडीज को वापस से अपने अंदर खींच रहा होता है, अब सोल बॉडीज की बार आने की संख्या उससे कई ज्यादा हो गई थी। भले इन सभी सोल बॉडीज को पहले से पता हो कि इनके यहाँ से फ्री हो जाने के बाद भी ये दोबारा से जी नहीं पाएंगे, तब भी इस इविल रेस के द्वारा इस्तेमाल करे जाना ये सभी इनके लिए बहुत ही बड़ी शर्म की बात थी। आखिर कौन सा ऐसा एक्सपर्ट है जो अपने सिर को इस तरीके से झुकाने के लिए तैयार होगा? वो बाहर आई सोल बॉडीज तुरंत ही जियान की तरफ देखती हैं। इनके एक्सप्रेशंस को देख कैसा लगता है जैसे वो जियान से हेल्प मांग रही हो। आखिरकार वो दोबारा से उस फैंटम के द्वारा कैप्चर नहीं होना चाहती थी। जियान जो कि अभी तक हवा में बैठा होता है वो खड़े होकर एक बार अपनी ताली को बजाता है। वो कहता है अब समय आ गया जब चीजों को खत्म किया जाए। गोल्डन ड्रैगन किंग जियान की बॉडी को कंट्रोल कर रहे थे। वो इस वजह से इन सभी सोल्स के अंदर की रैशनैलिटी को जगाना चाहते थे जिससे इनके अंदर की डार्कनेस खत्म हो पाए, क्योंकि ऐसा होने पे ही जियान इन्हें अच्छे से ऑब्जर्व कर सकता है। उस बड़े से फैंटम के अंदर की सोल बॉडीज और भी खतरनाक तरीके से रेजिस्ट करने लगती हैं। ये कुछ इस तरीके से उस फैंटम से बाहर आ रही होती है जैसे किसी ड्रैगन से स्केल्स गिर रहे हो। इन सभी सोल बॉडीज को पता होता है कि अगर स्वतंत्र होने का आखिरी मौका भी निकल गया तो इन सभी का परिणाम एकदम निश्चित हो जाएगा। आखिर इन सभी को कैसे बर्दाश्त होता? सीन वापस से जाता है जियान की तरफ। जैसे वो अपने एक कदम को आगे बढ़ाता है हम उसकी बॉडी को वहीं से डिसअपीयर होते हुए देखते हैं। नेक्स्ट टाइम अपीयर होता है उस बड़े से फैंटम के सर के ऊपर। वहीं पे उसका हाथ हल्के से उस फैंटम के सिर को टच करता है। जियान के मुंह से एक तेज आवाज बाहर आई थी। वो कहता है बिखर जाओ। अगर थोड़ी सी दूर से देखा जाए तो एक छोटी सी लाइट बीम उस बड़े से फैंटम से टकराती हुई दिखाई देती है। बात बस ऐसी होती है कि छोटी सी एनर्जी बीम में एक टेरिफाइंग एंशिएंट पावर छिपी होती है। इस समय वो ह्यूज फैंटम तेजी से चिल्लाने लगा था। इसमें से चीजों के रगड़ने जैसी कई चीखों की आवाजें बाहर आती हैं। तभी बैंग बैंग की आवाज के साथ उस बड़े से फैंटम के अंदर कई विस्फोट होते हैं। उसके चारों तरफ का इविल ऑरा काफी ज्यादा कमजोर हो गया था। जिनलोंग की स्लाइड बीम अटैक की वजह से इस डीमन कॉर्प्स पपेट की फॉर्मेशन टूट गई होती है। जब आसमान का फैंटम बिखरता है हम अनगिनत सोल बॉडीज को चारों तरफ फैलते हुए देखते हैं। ये सभी जान को देख के बाव करते हैं। लगता है ये सभी जान के प्रति बहुत ज्यादा ग्रेटफुल थे। गोल्डन ड्रैगन किंग जियान की बॉडी को जियान को वापस देते हुए बोलते हैं अब क्या तुम इन सभी को राजी कर पाते हो? ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। क्या इस क्योटिक सिचुएशन में जियान को डिस्ट्रैक्ट होने का समय नहीं मिलता। जैसे उसके शरीर का नियंत्रण उसे वापस मिलता है वो अपने सिर को झुका के उस बड़ी सी शैडो को देखता है। स्विच की आवाज के साथ जियान के हाथ में वो बड़ी सी रूलर अपीयर हुई थी। जैसे वो उसे नीचे की तरफ घुमाता है हम एक 100 फीट बड़े ग्लो को नीचे जाते हुए देखते हैं। जियान के स्लैश अटैक ने उस फैंटम के 2 हिस्से कर दिए थे। ऊपर की सोल बॉडीज के चारों हट जाने के बाद जियान को बहुत सारी चेन्स दिखाई देती हैं और इन सभी चेन्स के एंड में और भी सोल बॉडीज टंगी हुई होती हैं। जब जियान नीचे हजारों सोल बॉडीज को देखता है एक बार के लिए वो भी जंप कर गया था। ये बेस्टर्ड एलियन रेसेस सच में दुखी कॉन्टिनेंट के हॉल ऑफ सोल्स के जैसे हैं। ये इस दूधी कॉन्टिनेंट के लोगों को अपने घर की खेती समझ रहे हैं। ये एनर्जी प्रोवाइडर समझ रहे हैं जिससे वो और भी कॉर्प्स पपेट्स को बना सके। जैसे जियान अपने हाथ को वेव करता है एक टेरिफाइंग विंड एनर्जी नीचे की तरफ जाती है। क्लैंक क्लैंक की आवाज के साथ वो सारी चेन्स टूट गई थी। वो सोल बॉडीज जो कि बहुत ही कमजोर हो चुकी होती है हम इनकी कमजोर आंखों को खोलते हुए देखते हैं। ये सभी कुछ समय पहले तक उस बड़े से फैंटम से फ्यूज थे। जब ये सभी सोल बॉडी सेंस करती है कि वो सभी सोल चेन्स टूट चुकी हैं इमीडिएटली चारों तरफ बहुत ही खुशी से भरी फ्लक्चुएशंस फैलने लगती हैं। हालांकि इन सभी को पता नहीं होता कि ऐसा कब हुआ, लेकिन अभी ये सभी आजादी को महसूस कर पा रहे हैं। ये सोचते हैं कितने साल हो चुके हैं। इन सभी को कैदियों की तरह ऐसी जगह पे रखा गया था जहाँ पे दिन की रोशनी देखने को नसीब नहीं होती थी। अब तक इन सभी के लिए फ्रीडम को दोबारा से हासिल करना एक दूर की उम्मीद बन चुकी थी। जब जियान इन सभी सोल बॉडीज के इमोशंस को फील करता है वो भी अपने आप को साइक करने से रोक नहीं पाता। जियान कहता है ठीक है तुम सभी जा सकते हो, अपने आप को दोबारा कैप्चर होने मत देना। जियान की आवाज को सुन के सारी सोल बॉडीज फाइनली उसकी तरफ मुड़ी थी। वो तुरंत ही जियान के सामने अपने घुटने टेक देती है, लेकिन काफी समय निकल जाने के बाद भी इनमें से कोई भी सोल बॉडी कहीं भी जाने की कोशिश नहीं करती। इन
सभी सोल्स को पता होता है कि इनकी कॉन्शियसनेस को उस इवल रेस ने इरोड कर दिया है। अब इनके लिए फिर से नॉर्मल होना इम्पॉसिबल होगा। इन सभी सोल बॉडीज को यहीं पे रुकते हुए देख जियान भी फालतू में समय बर्बाद नहीं करता। वो अपने दोनों हाथों को कप करके बोलता है, सीनियर्स, हमारी दुनिया इन इवल रेसेस की वजह से बहुत ही बड़ी खतरे में है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सीनियर्स आप मेरी हेल्प करोगे जिससे मैं इस दुनिया को बचाने की पूरी कोशिश कर सकूं। जियान की बात को सुन के सामने ही काउंटलेस सोल्स एक समय के लिए थम गई थी, लेकिन जब वो जियान और शाओई के बीच के कनेक्शन को सेंस करते हैं, ये सभी समझ जाते हैं कि जियान सिर्फ इन्हें बचाने वाला नहीं है बल्कि उसके पास फायर स्पिरिट की ब्लेसिंग भी है। फाइनली ये सभी सोल्स अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो जाते हैं। कुछ ही सेकंड्स के अंदर दसियों हजार सोल बॉडीज एक प्योर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के बड़े से गुच्छे में बदल के जियान के सामने आके फ्लोट करने लगती है। इस लाइट क्लस्टर को देख के जियान भी अपनी बॉय से कोड लेता है। वो इस लाइट के ग्रुप में से एक बहुत ही टेरिफाइंग सोल फ्लक्चुएशन को सेंस कर पा रहा था। ये फ्लक्चुएशन एक्सट्रीमली प्योर और बिना किसी इम्प्योरिटीज के है। इसे देख के जियान को दुखी कंटेंट की याद आती है। उसने वेकर हॉलो सोल के हाइड आउट से एक सोल एसेंस को एक्सट्रैक्ट किया था। जियान कहता है ये भी सोल एसेंस है। सोल सारी जीव जंतुओं की जड़ होती है। हर एक लिविंग बीइंग के अंदर ओरिजिन सोल का एक ट्रेस मिलेगा। जियान एक गहरी सांस को भरने के बाद बोलता है, आप सभी बिल्कुल चिंता मत करो, आप सभी के बदले को मैं पूरा करूंगा। जैसे उसके मुंह से शब्द बाहर आते हैं, उस सोल के क्लस्टर में से एक इंटेंस लाइट इरप्ट होती है। ऐसा लगता है जैसे जियान की बात ये सभी समझ गए हो। तुरंत ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जियान के दिमाग में ट्रांसमिट होने लगती है। इस इन्फॉर्मेशन को जियान चुपचाप से एक्सेप्ट करता है। भले इन सभी सोल्स के बीच में कई पावरफुल सोल ओरिजिन्स हो, तब भी इनके अंदर कोई डीप इंटेलिजेंस होती नहीं है, बस एक बदले की भावना रह जाती है। और जियान इस जजमेंट को अच्छे से एक्सेप्ट करता है। इतने सारे इमोशंस को पूरी तरह से रिफाइन करने में काफी लंबा समय लगने वाला है, क्योंकि अगर इन सभी को जल्दबाजी में एब्जॉर्ब किया गया तो ये मानसिक संतुलन को खराब कर सकते हैं। अच्छी बात यह थी कि जियान के कहे हुए शब्दों ने इन नेगेटिव इमोशंस को बहुत ही कम कर दिया होता है। जियान के रास्ते को आसान बना के ये सभी जियान को एक और मौका देना चाहते हैं। आखिरकार ये सभी अपनी लाइफ टाइम में स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स रहे हैं। भले अब उनकी मौत हो गई हो, तभी वो जाते जाते कुछ ऐसा करके जाएंगे जिससे इन्हें मारने वाले अपने अंजाम तक पहुंच सके, क्योंकि इन सभी के पास बस बेसिक इंटेलिजेंस रह गई होती है। इस वजह से इन नेगेटिव इमोशंस को शांत करना काफी आसान होता है। बस बात ऐसी होती है कि वो इविल रेसेस के पावर हाउसेस ऐसे प्यार से भरे शब्दों का कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस वजह से इस तरीके का फायदा बस जियान को मिल सकता था। तभी एक पावरफुल सोल बॉडी जियान से बोलती है, अब तुम बैठ के शांति से हमारी सोल्स को अपनी सोल्स के अंदर इंटीग्रेट करने की कोशिश करो। तुम इसमें कितना आगे बढ़ सकते हो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। इन शब्दों को सुन के जियान भी बिल्कुल देरी नहीं करता। वो एक बार अपने दोनों हाथ कप करके बोलते, सीनियर्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहने के बाद तुरंत ही पैर मोड़ के बैठ गया था। अब उसका दिमाग अपने आप को शांत करने लगता है। क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठे हुए जियान के सामने एक आधे फुट का सोल क्रिस्टल सस्पेंडेड होता है। इसमें से एक सॉफ्ट और प्योर लाइट बाहर डिफ्यूज हो रही होती है। जब ये रोशनी नीचे की सूखी हुई घास की पत्तियों को छूती है तो वो घास जो कि पीली पड़ चुकी थी तुरंत ही एक बार फिर से हरी भरी हो जाती है। ऐसे सीन को देख के जियान बड़बड़ाते हुए बोलता है, इस सोल सोर्स की पावर सच में बहुत प्योर है। बस मुझे इन सभी सीनियर्स के लिए अफसोस हो रहा है। सामने के सोल क्लस्टर को कुछ और समय तक देखने के बाद जियान ने फाइनली अपने हाथ को आगे बढ़ाया था। जैसे उसका हाथ उस सोल क्लस्टर से कांटेक्ट में आता है, वो सेंस करता है कि इसके अंदर की एनर्जी कितनी ज्यादा वास्ट है, मतलब कितनी बड़ी है। शायद भले जियान की सोल डी स्टेट में एंटर कर चुकी हो, तब भी सिर्फ सोल क्लस्टर को छूने से ही उसके आईब्रोज के बीच की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में एक वार्म सेंसेशन फैलने लगी थी। गोल्डन ड्रैगन किंग जिनलोंग जियान को सोल स्टेट के बारे में एक्सप्लेन करते हुए बोलते हैं, एम्पर रियल्म जिसे दूधी क्लास बोला जाता है, इसकी सोल्स के 4 लेवल्स हैं। इसमें पहला होता है एंट्री लेवल, तो दूसरा होता है इमोर्टल लेवल, फिर आता है ट्रांसेंडेंट सेंट लेवल और आखिरी में होता है कंज्यूमेशन लेवल। इसे तुम पीक भी बोल सकते हो। इस जानकारी को सुनते सुनते जियान सामने के सोल क्लस्टर को अपने सी ऑफ कॉन्शियस के अंदर ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। जियान के माइंड स्पेस यानी कि सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर इस समय लहरों की स्प्लैशिंग आवाजें आ रही होती हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरी जगह को हल्की हल्की बूंदों की फुब्बारे ने ढक लिया हो। ये सोल एसेंस लगातार जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को पावरफुल बना रहा था। इस सोल एसेंस के लगातार जियान से फ्यूज होने की वजह से जो जियान की आईब्रोज के बीच में उसका सोल अवतार होता है, अभी उसके होठों पे भी एक स्माइल आ चुकी होती है। इस सोल एसेंस में नाके उसे ऐसा लग रहा होता है जैसे वो अपनी माँ के गर्भ में आ गया हो। उसके सोल अवतार की बॉडी की सरफेस पे कई क्रिस्टली लेयर बनने लगती है। धीरे धीरे ये सोल अवतार किसी नॉर्मल इंसान से बिल्कुल अलग नहीं लगता। ये सीन सच में देखने में बहुत ही मिरेकुलस था। ये जो जियान की सोल अवतार के ऊपर हल्की सी क्रिस्टली लेयर बन रही है, ये एक्चुअली में जियान की सोल को दुश्मनों के सोल अटैक से बचाने का काम करेगी, जिससे बैटल के दौरान जियान के ऊपर कोई स्नीक अटैक नहीं कर पाएगा। इस सोलर क्लस्टर के अंदर एक एक्सट्रीमली टेरिफाइंग सोल सोर्स पावर होती है। लगता है इतनी सोल पावर को कंडेंस करने के लिए उस काले कपड़े वाले बंदे ने लाखों सोल्स को कैप्चर किया होगा। ऐसे वास्ट सोल सोर्स के सामने जियान भी अपने आप को बहुत ही इनसिग्निफिकेंट पाता है। जैसे जैसे जियान का सोल अवतार और भी सोल एसेंस को ऑब्जर्व करता है, जियान को सेंटर बनाते हुए हम गोल गोल फ्लक्चुएशंस को फैलते हुए देखते हैं। फिर अचानक से एकदम साइलेंट हो गई थी, लेकिन अगले पल में जियान की बॉडी में से एक ऐसा इनविजिबल प्रेशर इरप्ट होता है जिसे जियान ने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया होता। अब क्या पूरा सोल एसेंस
एसेंस रिफाइन हो चुका है। हमें इसका आंसर मिलने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में। उसमें जैन यूरू के घर जाने वाला है। फिर हमें यूरू के फादर की कंडीशन के बारे में मालूम पड़ेगा। जैसा कि पिछली बीटीएच की स्टोरी में जियान ने नालन रनन के ग्रैंडफादर को सही किया था, तो फिर मुझे लगता है चीजें फिर से रिपीट होने वाली हैं। अब कोर्स मैं बात कर रहा हूँ इंजरी को ठीक करने की। अब बस सवाल यह है कि जियान को समय कितना लगेगा। चलो स्पॉयलर्स को यहीं पे रखते हुए हम इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। अभी तो शुरुआत में स्टोरी का बिल्डअप हो रहा है, क्योंकि ये स्टोरी पुरानी वाली स्टोरी से काफी लंबी है, तो शुरुआत में ऐसा होना काफी नॉर्मल है। लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती जाएगी आपका इसमें इंटरेस्ट भी डेफिनेटली इंक्रीज होने वाला है। इस वजह से अगर आप फ्यूचर में आने वाले एपिसोड्स को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन कर लेना, जिससे रिलीज होने वाली वीडियोस आपके पास तुरंत ही पहुंचे। ऑफ कोर्स आप अगर वीडियोस को एक दिन पहले ही देखना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो हमारे चैनल की मेंबरशिप को। ऐसा करने से आपको अर्ली एक्सेस का फायदा तो मिल ही जाएगा, आप हमें पर्सनली भी सपोर्ट कर पाओगे। सारे प्लान्स को चेक करने के लिए आपको टैप करना पड़ेगा ज्वाइन बटन पे, जो कि चैनल के होम पेज पे मिल जाएगा। ये एपिसोड कैसा लगा है फटाफट से कमेंट्स में लिख के बताओ, जिससे हमें ये मालूम पड़ पाए कि क्या हमें स्टोरी कंटिन्यू रखनी है। क्योंकि अगर प्रीवियस सीरीज से कंपेयर किया जाए तो इस सीरीज के व्यूज काफी कम आ रहे हैं और तुम्हारा भाई भी डिस्करेज होने की कगार पे आता जा रहा है। हो सके तो अपने सजेशंस को कमेंट्स में शेयर जरूर करना, क्योंकि आप सभी मिलकर हेल गार्डन फैमिली को बनाते हो। इसी नोट के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पे फिनिश। आपको राइट साइड में एनिमे गार्डन चैनल दिख रहा होगा, वेल वो भी अपना ही चैनल है। हम वहाँ पे काफी जल्दी एक सीरीज को स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, सो आप डेफिनेटली जाके उसके पार्ट बन जाओ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।